गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं, द सोल्जर। इसको लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक। तो ये जो पोएम है ये सोनेट है। तो बहुत ब्रीफली आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सोनेट क्या होता है। सोनेट क्या होता है? सोनेट एक ये जो वर्ड है इसका एक बेसिक मीनिंग होता है स्मॉल सॉन्ग, है ना। बेसिकली ये होता है 14 लाइन्स का जो पोएम होता है ना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। 14 लाइन्स इसमें होते हैं और इसको शुरू किए थे इटालियन पोएट एक थे पेट्रार्क। तो वहाँ से ये चलता आ रहा है। बहुत सारे पोएट्स ने सोनेट्स लिखा है। तो ये जो पोएम है द सोल्जर ये भी एक सोनेट है। ये कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। तो सोनेट जो है वो दो तरह के होते हैं। बहुत ब्रीफली ही हम लोग अभी समझेंगे। बस आप लोगों को बता देते हैं क्या होता है। दो प्रकार के सोनेट जनरली इंग्लिश लिटरेचर में पढ़े जाते हैं। एक है पेट्रार्कल सोनेट जिसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। इटालियन सोनेट। और दूसरा है इंग्लिश सोनेट। दूसरा है इंग्लिश सोनेट। तो इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। जो पोएट थे पेट्रार्क उनका जो फॉर्म ऑफ उनका जो स्टाइल था लिखने का उस अंदाज में जो सोनेट्स लिखा जाता है उसको पेट्रार्कन सोनेट। और इंग्लिश सोनेट विलियम शेक्सपियर जब इंग्लैंड में सोनेट आए तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया, बहुत सारे लोगों ने सोनेट लिखे। विलियम शेक्सपियर आप सभी जानते होंगे, बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, बहुत बड़े पोएट्री भी उन्होंने लिखी है और सोनेट्स भी लिखे हैं 154। तो उनका सोनेट वाइडली रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनका सोनेट्स को कोट किया जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है इन यूनिवर्सिटीज़। तो जो इंग्लिश सोनेट है बेसिकली वो शेक्सपियरियन सोनेट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो इटालियन सोनेट है ये दो भाग में बटा होता है। पहला ऑक्टेव। पहला ऑक्टेव, ठीक है। ऑक्टेव क्या होता है? तो ऑक्टेव होता है स्टेंजा फॉर्म होता है ऑक्टेव। इट कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन 8 लाइन सॉरी, ठीक है। पहला जो भाग होता है इटालियन सोनेट का वो होता है ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन्स, ठीक है। और दूसरा होता है सेस्टेड। सेस्टेड ये होता है 6 लाइन्स का। तो 8 और 6 टोटल 14, ठीक है। और जो विलियम शेक्सपियर का जो वो अंदाज था वो 4 क्वाड्रेंट में लिखते थे। वो जो है सॉरी 3 क्वाड्रेंट में लिखते थे यानी 4 4 लाइन का उनका 3 स्टेंजा हुआ करता था। और लास्ट में वो फिनिश करते थे एक कपलेट से, ठीक है। राइम स्कीम भी होता है बट अभी उसके बारे में हम लोगों को नहीं जानना है। इसके लिए किसी दिन अलग से एक क्लास ले लेंगे जिसमें सोनेट के बारे में ज़्यादा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि क्या होता है। तो इसमें 4 लाइन के 3 स्टेंजाज होते हैं, तो ये 12। और लास्ट में एक कपलेट होता है। कपलेट जैसे दोहा हम लोगों में होता है 2 लाइन का, ठीक है। और एक कपलेट होता है वो 2। तो ये भी टोटल 14। तो लाइन्स 14 ही होता है। कुछ पोएम लिखने का अपना ढंग वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम लोग समझ गए कि ये सोनेट होता क्या है। अब हम लोग आते हैं इस पोएम पे। उससे पहले बहुत ब्रीफली थोड़ा सा हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएट कौन है? रूपर्ट ब्रूक। पोएट कौन है? रूपर्ट ब्रूक। ये एक वार पोएट थे। वार पोएट क्या हो कि कुछ बहुत सारे ऐसे पोइट्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय में बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, ठीक है। तो वो भी अब जीने मरने का सामने में मौत खड़ा है। उस सब समय में उन लोगों के पास अगर कभी कुछ समय बचा अपने मन को बहलाने के लिए फॉर, तो वो लोग भी कुछ पोएम्स वगैरह कुछ लिखा करते थे। या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो वार को ग्लोरीफाई करते थे, है ना। पेट्रियोटिज्म को बढ़ाने के लिए वार को ग्लोरीफाई करते थे। कुछ लोग जो सच में वार किए हैं, जो युद्ध लड़े हैं, जो सैनिक होते थे, वो उसका डिसएडवांटेजेस क्या ट्रॉमा होता है उस सब के भी बारे में लिखते थे। तो वैसे लोग जो दो तरह के वार पोएट्स में, क्योंकि आप लोग जानते हैं दो विश्व युद्ध हुआ था। पहला वर्ल्ड वार हुआ था। फ, हाँ, फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था वो कब हुआ था? 1914 टू 1918, ठीक है। और दूसरा हुआ था, सेकंड हुआ था कब? 1939 टू 1945, ठीक है। बेसिक सी बात है, सभी को पता होगा।
तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं रॉबर्ट ब्रुक, वो भी वार पोएट है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, और ये एक खुद भी एक सोल्जर थे, इन्होंने भी युद्ध में अपना भूमिका निभाया है, और युद्ध के दौरान ही इनका डेथ हो गया था एक बीमारी से, ठीक है, इनके शरीर में जहर फैल गया था बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के थ्रू। तो फटाफट से देखते हैं इनके बारे में क्या है। रूपर्ट ब्रुक 1887-1915, इनका जन्म हुआ था 1887 में, और 1915 में इनका डेथ हुआ था। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था 1914 में ही, एक साल पहले, तो 1915 में इनका डेथ हुआ। Born in a well-to-do academic family, his father was a housemaster of a rugby school where Rupert was educated before going to King's College, Cambridge. तो ये अच्छे खासे पढ़े लिखे भी थे, इनका परिवार भी पढ़ा लिखा था और संपन्न परिवार था, सभी एजुकेटेड थे, और इन्होंने भी जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से। डब्ल्यू बी येट्स का यहाँ नाम दिया हुआ है, और डब्ल्यू बी येट्स कौन थे? तो डब्ल्यू बी येट्स भी एक बहुत ग्रेट पोएट थे इंग्लिश लिटरेचर में, वो एक आयरिश पोएट थे, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो डब्ल्यू बी येट्स, विलियम बटलर येट्स, तो ये रॉबर्ट ब्रुक के बारे में क्या कहे हैं, इनका एक फॉर्म द फेमस पोएट डब्ल्यू बी येट्स डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड का सबसे हैंडसम व्यक्ति, क्योंकि ये जब व्हेन ही वाज यंग ही वाज वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लिए हैं, ये लाइन को ध्यान में रखिएगा। सपोज अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विलियम बटलर येट्स, डब्ल्यू बी येट्स ने ये किन के बारे में कहा है, द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, तो उसका आंसर होगा रूपर्ट ब्रुक। He assumed a symbolic role in that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. He died of septicemia. ध्यान दीजिएगा, अभी हम 2 मिनट पहले इसके बारे में बात कर रहे थे। ऑन अप्रैल 23, 1915, of the island of Lemnos of the Aegean of his way to battle at Gallipoli. Brooke is remembered as a war poet, ध्यान दीजिएगा, war poet who inspired patriotism in his early phase of his फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार अभी हम पहले भी बताए हैं, 2 वर्ल्ड वार हुए थे और दोनों समय में कुछ ना कुछ पोइट्रीज लिखी गई थी। तो रूपर्ट ब्रुक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय के पोइट थे। इनका डेथ हो गया था 1915 में। सेप्टिसीमिया ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, शरीर में, ब्लड में पॉइजन फैल जाता है जिसके कारण लोग व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, 5 war sonnets उन्होंने लिखे हैं, जिसमें से जो सबसे फेमस है और वाइडली रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या है? द सोल्जर, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। इस पोइम को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जैसा कि हम बताए थे कि ये पेट्रार्कन सोनेट के स्टाइल में लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक लाइन यहाँ 8, तो ये ऑक्टेव हो गया, और इधर फिर ये सेस्टेड, ये सेस्टेड हो गया, और यहाँ पे ये जो बाकी जो है इधर ये ऑक्टेव हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इस पोएम को। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर इज सम कॉर्नर इन फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। क्या कह रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं कभी, हर व्यक्ति की का एक लालसा होता है कि जब मैं मरूं तो लोग मुझे कैसे याद रखें। तो इन्होंने, रॉबर्ट ब्रुक ने अपने पोइट्री में इस बात को ग्लोरीफाई किया। अगर देश के लिए कोई जान दे रहा है, कोई लड़ रहा है, उन्होंने इस बात को ग्लोरीफाई किया कि ये शान का बात है, ये गर्व का बात है कि मैं अपने देश के लिए लड़ा और जान दिया। तो इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। जब मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में इतना सोचना कि देयर इज सम कॉर्नर इन फॉरेन फील्ड, फॉरेन यानी विदेशी, क्योंकि युद्ध इन्होंने बाहर जाके लड़ा था। तो मैं जहाँ पे भी मेरा डेथ हो, मुझे नहीं पता, जहाँ पे भी मैं जाऊँ फॉरेन लैंड में, तो जिस हिस्सा पे, जहाँ पे भी मरूंगा मैं, वो हिस्सा इंग्लैंड का हो जाएगा।
इंग्लैंड का हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ज़मीन का रजिस्ट्री हो जाएगा, बट वो पैट्रियटिज़्म का भावना बता रहे हैं कि मेरा जो मरना है वो बर्बाद नहीं है। वो हिस्सा वो अब ये इंग्लैंड का है, वो क्योंकि वहाँ पे मेरा डेथ हुआ है एक ऐसे सोल्जर का जो देश प्रेमी है। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। कंसील्ड मीन्स तो जनरली होता है छिपाना, छिपना, यहाँ कंसील का मतलब ए डस्ट whom England bore shape made aware gave one of her flowers to love and ways to roam। क्या कह रहे हैं पोइट यहाँ पे कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, जहाँ पे भी उनका डेथ होगा, ये पूरी धरती कहीं पे भी उनका जहाँ पे भी डेथ होगा, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, ए रिचर डस्ट कंसील्ड, अपने आप को वो रिचर डस्ट, अपने आप को वो रिचर डस्ट, यहाँ पे डस्ट जानते हैं धूल गर्दा कण, है ना, तो यहाँ पे वो अपने आप को रिचर डस्ट कह रहे हैं कि वो अर्थ जहाँ पे भी मैं मरूँ, तो क्यों मर के तो डिकम्पोज होके जब मिट्टी में मिलना ही है, तो हम लोग भी तो वही में, तो वो अपने आप को रिचर डस्ट कह रहे हैं कि जहाँ पे भी मेरा डेथ होगा, है ना, ए रिचर डस्ट कंसीड, जहाँ पे भी मुझे दफनाया जाएगा, तो उस धरती में एक रिचर डस्ट अपने आप को वो संबोधित करके बोले कि वहाँ पे मैं रहूँगा। ए डस्ट, जैसा कि बताएं यहाँ पे डस्ट उन्होंने खुद को ही संबोधित करने के लिए कहा है, तो ए डस्ट वो कौन सा डस्ट, होम इंग्लैंड बोर्ड, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड, वो डस्ट जिसको किसने जन्म दिया है, इंग्लैंड ने, शेप्ड उसको आकार दिया है, मेड अवेयर, गिव वन ऑफ हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। पूरी तरीके से मातृ प्रेम को, अपने देशभक्ति को उन्होंने इसमें बताया है कि मैं जो धूल कण बन जाऊंगा, वो मिट्टी में मिल जाऊंगा, जो भी होगा, तो वो क्या है, मैं जो हूँ वो क्या है, मुझे किसने जन्म दिया है, इंग्लैंड ने जन्म दिया है, मुझे आकार दिया है, बड़ा की आकार दिया है, मतलब बड़ा किया है, मैं इंग्लैंड से जन्म लिया हूँ, मुझे गिव वन ऑफ हर फ्लावर्स टू लव, मुझे इंग्लैंड के जो फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स टू लव मतलब मे बी ही इज रिप्रेजेंटिंग, ही इज ट्राइंग टू मेटाफोरिकली कनेक्ट टू हिज वाइफ और हिज गर्लफ्रेंड, हर वेज टू रोम, रोम मीन्स होता है भटकना इधर उधर, है ना, तो घूमना, है ना, मुझे घूमने का आज़ादी मिला, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, वो जो बॉडी है वो इंग्लैंड का बॉडी है, वो मेरा नहीं है, वो इंग्लैंड का है, वो पूरा पूरा किसको समर्पित है, इंग्लैंड को समर्पित है, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और हम जो सांस भी ले रहे हैं वो इंग्लिश है, मतलब हर जगह, मतलब इंग्लैंड के सिवा इनको और किसी चीज़ से प्यार नहीं है, वो जहाँ पे भी रहेंगे वो जगह इंग्लैंड का होगा, ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी है, जिस जो सांस वो लेते हैं, उनका बॉडी को आकार दिया, उनके माइंड, उनका जो माइंड है, बॉडी है, वो सब किसका, किसके कारण है, इंग्लैंड के कारण है, और वो सब उसी को समर्पित है। वास्ट बाय द रिवर, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, जिसको इंग्लैंड की नदियों ने धोया है, वहाँ के सूर्य ने, ब्लेस्ड यहाँ पे मतलब कि आशीर्वाद देना, है ना, जिसको वहाँ के सूर्य ने आशीर्वाद दिया है, कहाँ के, इंग्लैंड के, उन्होंने सब सब कुछ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंग्लैंड, फॉर हिम एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के लिए ही सांस ले रहे हैं और इंग्लैंड के लिए ही जान देंगे, भले ही वो कहीं पे भी हो, किसी भी धरती पे हो, वो इंग्लैंड के लिए फाइट करते हुए मरने में प्राइड फील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एंड दिस hurt all evil shed away, a pulse in the eternal mind, no less gives somewhere back of thought by England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learned of friends and gentleness, in heart at peace under an English heaven। ये जो स्टेट है इसमें आप क्या कह रहे हैं, वो मैं, मेरा डेथ हो चुका है, मैं कहीं पे भी सोया हुआ हूँ, तो मेरे माइंड में अभी भी, है ना, मेरा जो अभी भी अगर मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे नसों में अगर अभी भी ब्लड फ्लो हो रहा है ना, मेरा जो इटर्नल माइंड है, तो मेरे मृत्यु के बाद अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लिश हेवन, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर देश का अपना अलग अलग हेवन है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे लिए जो हेवन है
वो भी इंग्लिश हेवन होना चाहिए, मतलब वो इंग्लिश हेवन होगा इन द सेंस कि वो भी इंग्लैंड जैसा होगा, वहाँ की धरती, वहाँ के लोग, वो पूरे इंग्लैंड जैसे ही होंगे, क्योंकि मेरे लिए जो स्वर्ग है वो भी इंग्लैंड ही है। तो हम जहाँ पे भी रहेंगे वो जगह इंग्लैंड है मेरे लिए। तो जब हम मेरे डेथ के बाद जब हम वो इंग्लिश हेवन में रहेंगे, तो दिस हर्ट ऑल इविल शेड अवे, जितना भी बुराइयां हैं मन में किसी भी प्रकार का, वो सब जो है बह जाएगा, वो धुल जाएगा। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट ऑफ इंग्लैंड। अभी भी उनके माइंड में जो थॉट्स हैं वो इंग्लैंड का ही चल रहा है। इवन ऑन हिज डेथ बेड, इवन व्हाइल ही इज डाइंग, ही ऑल ही इज थिंकिंग अबाउट इज इंग्लैंड, द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। हर साई एंड साउंड, यहाँ पे हर जो है वो इंग्लैंड के लिए यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हर जो है वो मातृभूमि के लिए यूज हुआ है, जो कि उनका कौन सा था, इंग्लैंड था। हर साई एंड साउंड्स, वहाँ के जो आवाज़ें थे, वहाँ का जो दृश्य था, है ना। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, जो सपने थे एकदम खुश मिजाज, एवरीथिंग वाज हैप्पी। एंड लाफ्टर, वहाँ पे दोस्त लर्न ऑफ फ्रेंड्स द जेंटलनेस, वहाँ के जो दयालुता थे, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, एवरीथिंग द ऑल द मेमोरी दैट ही हैव ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। उसको ये यहाँ पे रेमिनेशन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं इसके बारे में। इन हर्ट एट पीस, और फाइनली वो देश के लिए जब लड़ते रहते तो उनका जो हर्ट है, इन दी एंड उनका जो दिल है, इट विल बी एट पीस। इंग्लैंड सब में या इन कल्चर में कहते भी हैं, अगर कोई डेथ हो भी जाता है तो RIP इस तरीके से उन संबोधित किया जाता है, यानी कि रेस्ट इन पीस। हाँ, ठीक है, क्योंकि उनको हम ऐसा मानते हैं कि वो अब वहाँ पे उनका जो बैटल था ज़िंदगी का वो एंड हो चुका है, और वो अब शांति से विश्राम कर रहे हैं। तो फाइनली अब वो उनका जो हर्ट है, उनका जो दिल है, उनका ना, वो सब जो है वो क्या है, अब फाइनली वो पीस पे है, शांति पे है। ये था ये पोएम। कहाँ पे है उनका हर्ट पीस पे, तो इन अंडर एन इंग्लिश हेवन, ठीक है। ये पोएम था। यहाँ पे एक फोटो भी दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं, युद्ध का ये एक परिदृश्य है। इस तरह ये जो पोएम है ये ख़त्म होता है। आई रियली होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। एक बार फिर से इस पोएम को रीड करते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं, बस इस पोएम को रीड करते हैं, ठीक है। देखते हैं, कुछ और अगर जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो एक बार रीड कर लेते हैं। और जब हम रीड कर रहे हैं तो आप लोग भी मेरे साथ रीड कीजिए, ताकि अगर इन केस पोएम का लाइन अगर बीच में से कोट करके पूछा गया, या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव कोई आंसर लिखना है तो पोएम का लाइन कोट कीजिएगा तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इफ आई शुड डाई, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flower to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by suns of foam. And think, this hurt, all evil shed away, a pulse in the eternal mind, no less. Give somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends, and gentleness in heart at peace under an English heaven. All the best, ठीक है।